नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पुलकित नाग है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ है ब्लड कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र शर्मा, जो कि डीएम इन क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है। डॉक्टर उपेंद्र शर्मा पिछले 18 वर्षों से ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट का उपचार कर रहे हैं और इन्होंने नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं और इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से विशेष है एक्सीलेंस इन हेमेटोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में आप ब्लड कैंसर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है, कृपया इस पर टाइप कीजिए। इन सभी के सवालों के जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में दिए जाएंगे। बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर उपेंद्र शर्मा से ब्लड कैंसर से रिलेटेड सवाल का सिलसिला चालू करने जा रहा हूँ। आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आज का पहला सवाल, ब्लड कैंसर क्या है और इसके क्या विभिन्न कारण होते हैं? मैं बताना चाहूँगा जैसे कैंसर जिसमें हमारे सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। अगर ये सेल्स हमारे बोन मैरो से बन रहे हैं, स्टेम सेल्स जो कि अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनके सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। यह विभिन्न तरह के हो सकते हैं। इसे हम जैसे बोल सकते हैं एक्यूट ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज एंड मल्टीपल मायलोमा। ल्यूकीमियाज वो कैंसर हैं जो कि ब्लड के तरल कैंसर्स में हम बोल सकते हैं। जैसे कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस में। एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक कंडीशंस जैसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। लिम्फोमास वह कैंसर हैं जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों में गांठ बढ़ जाती है। जो लिम्फ नोड्स हमारी होती हैं उनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है और यह हमको तकलीफ देती है। तो लिम्फोमास को हम डिवाइड करते हैं हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर। हमारे शरीर में एक सेल और होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल। अगर प्लाज्मा सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो उसे हम मल्टीपल माइलोमा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर पुलकित पूछा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कारण एज सच ब्लड कैंसर के एग्जैक्ट कारण बताना मुश्किल है, बट इसे हम कुछ कारण की वजह से ऐसा मान सकते हैं कि होता है। जैसे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर वो प्रदूषित है, उसके वजह से है। कुछ रेडिएशन एक्सपोजर्स का फर्क पड़ता है। केमिकल्स जैसे बेंजीन, टॉलिन, इनका एक्सपोजर्स की वजह से हमारे जीन्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं और ये कैंसर्स होते हैं। एक आजकल के टाइम में हम देखेंगे पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो पेस्टिसाइड्स हमारे फूड चेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। प्रोडक्शन से लेके हम जहाँ तो उसको खाते हैं, अपने खाने को जो है, तो उसमें पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग रहता है। तो ये हमारे जीन्स को डैमेज करता है और ये कैंसर्स होते हैं। कई बार ये जीन म्यूटेशन स्वतः ही, जिसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहा जाता है, हो जाते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्लड कैंसर हमें होते हैं। शुक्रिया सर। सर ऐसा देखा गया है कि ब्लड कैंसर विभिन्न प्रकार के एज ग्रुप्स के अंदर होता है, पर मेरा मुख्य सवाल है, क्या बच्चों में ब्लड कैंसर पाया जाता है? ब्लड कैंसर अलग अलग एज में पाया जाता है। अलग अलग एज में अलग अलग तरह के हम बोल सकते हैं कैंसर्स होते हैं। जैसे बच्चों के अंदर हम बोलेंगे एक्यूट कैंसर, जैसे में हम बोलते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। यह काफ़ी देखा जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कम इंसिडेंस रहती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। कुछ तरह के कैंसर्स है जैसे लिम्फोमाज में हॉजकिंस लिम्फोमा, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में बराबर पाया जाता है। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंसेस के साथ क्रोनिक ल्यूकीमिया, जैसे हम बोलेंगे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बच्चों में इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। बड़ों में ही क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया पाया जाता है, एडल्ट्स बच्चों में काफ़ी कम पाया जाता है। जी सर, तो हम इनसे पहचाने कैसे? ब्लड कैंसर के ऐसे क्या लक्षण हैं कि एक आम आदमी को थोड़ा ये डाउट हो कि हाँ, हमें ब्लड कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है? हम देखेंगे कि कुछ सिम्टम्स अगर हमें आ रहे हैं तो हमें अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि
हमारे शरीर में ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स मुख्य तौर पे होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जी सर। अब हम बोलेंगे कि जैसे एक्यूट ल्यूकीमियाज हैं, जी सर। तेजी से बढ़ने वाला ब्लड कैंसर, जिसमें डब्ल्यूबीसीज का प्रोलिफरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। बोन मैरो में एक तरह के सेल्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं तो बाकी तरह के सेल्स कम हो जाएंगे, इसमें हमारे लाल खून आरबीसीज और प्लेटलेट्स का कमी हो जाती है। आरबीसीज की कमी से हमें एनीमिक सिम्टम्स आने लगते हैं। एनीमिक सिम्टम्स हम बोलेंगे तो खून की कमी, जो मोटे तौर पे बोला जाता है। खून की कमी के सिम्टम्स दिखेंगे थकान, चक्कर आना, दम फूलना, हाथ पैर दुखना, पैल्पिटेशंस, घबराहट, बेचैनी रहना। प्लेटलेट्स कम होती है तो शरीर से खून गिरने लगता है, नाक से, दांत से, लैट्रिन से, शरीर पे लाल लाल काले काले चकत्ते आने लगते हैं। डब्ल्यूबीसीज का जब एबनॉर्मल सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम के सेल्स या नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स कम होने लगते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, इन्फेक्शंस होने लगते हैं, बार बार बुखार आने लगता है, आसानी से बुखार ठीक नहीं होता है, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, बिकॉज ये कैंसर की वजह से हो रहा है। हमारी भूख कम हो जाती है, वजन, अनइंटेंशनल वेट लॉस होने लगता है, शरीर में गले में, बगल में, जांघ में गांठ होने लगती है, लिम्फ नोड्स की प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, पेट का फुलाव होता है जिसमें लीवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाती हैं। जी सर। तो ये मोटे मोटे तौर पर हम बोलेंगे कि कैंसर के कुछ लक्षण हैं जो कि नॉर्मल इन्फेक्शंस में और किसी कारण में वश भी हो सकते हैं, बट ऐसे कुछ सिम्टम्स आए तो उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करनी सलाह करनी चाहिए। सर, ब्लड कैंसर का नाम सुन के काफ़ी लोग चिंतित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब आगे क्या। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इसका उपचार एवं ट्रीटमेंट संभव है? आपने जैसे बोला कि चिंतित हो जाते हैं, बिल्कुल। मैं मानूंगा कि चिंतित होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। सही बात है। हम देखते हैं हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, गांव से पेशेंट आते हैं, उनको चिंता ही नहीं होती है कि हमको कैंसर हो गया है। बिल्कुल। उनको तो लगता है कि कुछ ऊपर की हवा लग गई है, बिल्कुल। कुछ ऐसा ही एबनॉर्मल सा है, छोटा सा बुखार है, सही हो जाएगा। 3 महीने का छोटा बुखार नहीं माना जाता है, नजरअंदाज कर देते हैं, झाड़ा फूक लगवाते हैं, जड़ी बूटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो उनको लाइटली नहीं लें, वो अपने डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट करें। डॉक्टर क्या आपको बताते हैं कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, अपने स्वयं के लिए नहीं। बट कई लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए चिंतित रहते हैं और कुछ लोग इलाज भी नहीं कराते हैं, तो ऐसा नहीं, इलाज हमको जरूर लेना चाहिए। आपका दूसरा सवाल क्या बता रहे थे आप? अगर इसका उपचार, क्या उपचार संभव है? हाँ, उपचार के लिए हमारे पास आज के अत्याधुनिक आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर काफ़ी आधुनिक तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। कुछ कैंसर को हम जड़ से, मूल रूप से ही मिटा सकते हैं। हमारे पास आजकल क्योर रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हम बोलेंगे बच्चों का कैंसर है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्योर रेट 80-90% के ऊपर रहती है। अगर हम उनको सही टाइम पे पेशेंट्स को ट्रीट करें, ज़्यादा डिजीज़ बड़ी नहीं हो, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं रहे, तो सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहती है। कुछ कैंसर रहेंगे जैसे धीरे धीरे बढ़ने वाले कैंसर, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में हमारे पास इम्यूनोथेरेपी का अच्छा उपयोग किया जाता है। कुछ टारगेटेड थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है जिससे हम कैंसर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लिम्फोमास को हम देखेंगे, लिम्फोमा के ट्रीटमेंट में आज के जब 21वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है और पेशेंट्स को हम इम्यूनोथेरेपी से और प्लस कीमोथेरेपी से कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पेशेंट्स दे आर क्योर्ड फॉर लाइफ, अपने आगे वाली ज़िंदगी में उनको कभी कैंसर से कोई तकलीफ नहीं रहती है। एक धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। इसे हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की तरह मैनेज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम डायबिटीज़ के लिए सिंपल गोली खाते हैं, जी सर। CML के लिए भी कुछ सिंपल गोली आपको खानी है। दिन में 1 या 2 तरह की गोली खाएंगे आप, और लंबे समय तक आप उसको लंबे समय तक डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के 21st सेंचुरी में ऐसी गाइडलाइंस भी हैं जिसमें अगर पेशेंट कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक दवा खा रहे हैं, उनका डिजीज कंट्रोल काफ़ी अच्छे लेवल पे है, तो हम उनको आगे हो सकता है दवा बंद भी कर पाएँ। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट फ्री रिमिशन, TFR। तो कैंसर के लिए काफ़ी अच्छे हमारे पास उपाय हैं,
बशर्ते कि पेशेंट्स को इसे लाइटली नहीं सही समय पे सही समय पे आए, अर्ली स्टेज जल्दी डायग्नोसिस हो, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट रहे, प्रोग्नोसिस अच्छा रहे, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रहे और खर्चा कम से कम रहे। बिकॉज अगर आप एडवांस कंडीशन में आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं, तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगी, जान जाने का खतरा भी बढ़ेगा। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि जब इसके लक्षण आते हैं तो कुछ लोग को दिमाग में अलग चीज़ें आती है, तो मेरा दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है कि ऐसे और क्या मिथ है जो लोगों के दिमाग में और आ सकते हैं कि जिन वजह से वो इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर दे और एक ठीक होने वाला कैंसर भी उनके लिए आखिरी स्टेज में पहुंचे, ऐसी स्टेज में पहुंचे जब इलाज संभव नहीं हो पा रहा। मिथ हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी जगह डीप रूटेड है। कैंसर में तो बहुत ज़्यादा रहेंगे। कैंसर का इलाज कराने का मतलब है, उनको लगता है कैंसर बढ़ जाएगा। जैसे अब आपके शरीर में गांठें हैं, डॉक्टर कहते हैं बायोप्सी करके देखा जाए कि इसका फाइनल डायग्नोसिस क्या है और कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। पेशेंट बायोप्सी कराने से बचते हैं, कहते हैं कैंसर को छेड़ा जाएगा तो शरीर में जल्दी फैल जाएगा, बिना डायग्नोसिस के कैसे ट्रीटमेंट होगा। ये मिथ है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बार बार फीवर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि ऊपर की हवा लग गई है, बिल्कुल ये मिथ है। ये मिथ है। कैंसर का ट्रीटमेंट, उनको लगता है कैंसर का इलाज ही नहीं है, हम इसे क्योर ही नहीं कर सकते हैं, तो क्यों पैसा खर्च करा जाए, कोशिश भी क्यों नहीं। डॉक्टर के पास जाए, कोशिश नहीं करते हैं। ये कुछ कॉमन मिथ हैं जो कि, और जहाँ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे हमारा होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, और कुछ अंधविश्वास भी हम कहेंगे। बिल्कुल। हर चीज़ के लिए झाड़ा फूक लगवाना, ये करना, इस तरह से जो है वो डायग्नोसिस डिले होते हैं और ट्रीट पेशेंट्स की जान को खतरा रहता है। मुझे उम्मीद है सर, ये आपने जो बताया है इससे हमारे दर्शकों को ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उनके आसपास में किसी को भी ऐसे लक्षण हैं तो वो चूकेंगे नहीं और चिकित्सक के पास जाएंगे। बिल्कुल। सर, जैसे कि ब्लड कैंसर का जो इलाज होता है वो थोड़ा लंबा भी चलता है और इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्या हमारे महावीर कैंसर हॉस्पिटल में उनकी सुविधा के लिए कुछ उपलब्ध है? जैसे कि देखा जाता है कैंसर का इलाज सबके जहन में रहता है कि काफ़ी महंगा है। जी सर। ऐसा नहीं, इलाज सब तरह के अवेलेबल हैं कैंसर में। जितना मॉडर्न जाएंगे ट्रीटमेंट्स के लिए, इम्यूनोथेरेपी का यूज़ होगा। कीमोथेरेपी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इम्यूनोथेरेपी के रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर आप रिस्पॉन्स की साइड जाएंगे, एडवांस ट्रीटमेंट के साइड जाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके मद्देनज़र भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें कुछ कैंसर जो कि जिसमें क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा है, 80-90% सक्सेस रेट रहती है, ऐसे कैंसर्स का अस्पताल ने ऐसा प्लान कराया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स को मदद की जा सकती है। इन कैंसर्स के अंदर दो प्रोजेक्ट अभी ब्लड कैंसर से जुड़े हुए हैं। जैसे हम बोलेंगे डेल्फ, डोनेट अ लाइफ प्रोजेक्ट। डोनेट अ लाइफ प्रोजेक्ट में 3 तरह के कैंसर्स को इंक्लूड करा गया है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि 14 साल के बच्चों के अंदर इसको सपोर्ट किया जाता है। जो लो रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क के अंदर पेशेंट्स आते हैं, उनका हॉजकिंस लिम्फोमा और एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया M3, इनमें सक्सेस रेट 80-90% के ऊपर रहते हैं। 14 साल की कम बच्चे जो हैं, जिनके लोअर इंटरमीडिएट रिस्क के अंदर डिजीज़ है, उन्हें अस्पताल की साइड से पूरा इलाज मुफ्त रहता है, ताकि ऐसे पेशेंट जो आज हम देखेंगे बच्चा 3 साल का है, 2 साल का हमारे पास आया है, अगर कैंसर मुक्त हो गया है तो हम नहीं मानेंगे कि उसकी जान को आगे कभी कोई नुकसान रहे कैंसर की वजह से। ही इज़ क्योर्ड फॉर लाइफ एंड ही कैन लिव हिज लाइफ फॉर 100 ईयर्स फ्री ऑफ कैंसर। तो कितनी अच्छी बात है। कुछ कैंसर जो है जिसमें सक्सेस रेट इतना अच्छा है, तो अस्पताल ने उसमें बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है। ये तो बच्चों के कैंसर के बारे में आपको बताऊंगा। बड़ों के कैंसर्स में जैसे क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया, इस कैंसर के अंदर सक्सेस रेट मोर देन 90-95% है। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा कि इसे जस्ट हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की तरह एक क्रोनिक डिसऑर्डर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसमें इंडोर एडमिशंस की जरूरत नहीं है, सिंपल गोली खानी है, टैबलेट्स खानी है जैसे अपने। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि टैबलेट खाना जरूरी है। ऐसे पेशेंट्स का अस्पताल ने एक योजना बनाई है, CML मुक्ति योजना। उसके तहत पेशेंट का संपूर्ण रूप से इलाज फ्री है, जिसमें
ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस है, हॉस्पिटल अदर फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मुफ्त रहती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अस्पताल काफ़ी पेशेंट्स का अब तक इसमें इलाज हो चुका है और काफ़ी पेशेंट इसमें कैंसर मुक्त हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और पेशेंट्स का एनरोलमेंट हो रहा है और वी बिलीव दैट कि हम और काफ़ी फायदा पेशेंट्स को अस्पताल और हम मदद कर पाएंगे। थैंक यू सर। तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा, महावीर कैंसर हॉस्पिटल की ओर से डोनेट अ लाइफ प्रोजेक्ट और CML मुक्ति योजना, ये 2 सुविधाएं हैं जो हमारे कैंसर में उपलब्ध है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो ये ब्लड कैंसर मरीज होते हैं, इन्हें किन चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? सावधानी मैं यही करना चाहूँगा कि अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर के बारे में कुछ सिम्टम्स हैं, नज़रअंदाज नहीं करें। बिल्कुल सर। कैंसर को बढ़ाएं नहीं, मिथ ये नहीं रखें कि कैंसर फैल जाएगा, जी सर। कैंसर छेड़ने से, दवा लेने से फैल जाएगा, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं सोचें। जी सर। सिम्टम्स हैं, अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें जो भी नज़दीक है। जी सर। ही विल डिसाइड कि जी आपको सर। सिम्टम्स कैंसर के हैं या कॉमन चीज़ें कॉमन हैं। चीज़ है तो ऐसा रेफर करा जाता है तो आपको कैंसर सेंटर पे जाके अपना इलाज जरूर कराएं उसके जरूर लिए। करना चाहिए। सर, जैसे कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 6 महीने के, जो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते, उनमें हम ऐसे क्या थोड़े बहुत लक्षण देखें कि हमें पता लगे कि बच्चों में हमें एक चिकित्सक के पास जाके इस बात की गंभीरता से सोचना चाहिए? बच्चों में ये काफ़ी मुश्किल रहता है जी बट सर। हम देखेंगे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कैंसर के कैसे सिम्टम्स को हम पहचान सकते बिल्कुल हैं। सर। जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह के सेल लाइन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। आरबीसी की कमी रहती है तो थकान बनती है, बच्चा सुस्त पड़ा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हाथ पर ज़्यादा नहीं लाता है, पीला पड़ने लगा है, तो मतलब एनीमिक सिम्टम्स आ रहे हैं। शरीर बच्चे के शरीर से, नाक से, दांत से, लैट्रिन से खून आ रहा है, शरीर पे लाल लाल काले काले चकत्ते आ रहे हैं, ये इंडिकेशंस हैं कि कुछ प्लेटलेट में या ब्लड के कोगुलेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। जी सर। जी सर। कुछ इंडिकेशंस हैं। डब्ल्यूबीसी में अबनॉर्मलिटी की वजह से पेशेंट्स को बार बार बुखार आता है, बच्चा बार बार बुखार आ रहा है, आसानी से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद बच्चे का बुखार ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे का इंटेक कम हो गया है, फूड इंटेक ज़्यादा नहीं ले रहा है, दूध मतलब जो बोलेंगे दूध ज़्यादा नहीं पी रहा है, फीडिंग अच्छी नहीं चल रही है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं बट ऐसा कुछ सिम्टम्स रहते हैं तो अपने आसपास चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए। सर, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं आसपास कोरोना बीमारी से हम सभी लोग परेशान हैं, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि इस कोरोना के दौर में, कोविड-19 के दौर में, जो ब्लड कैंसर मरीज है, क्या कुछ और खास इनको और इस ईरा के अंदर ध्यान रखना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस कोविड एरा के अंदर सबको अपना पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज आज की साइंस के पास इस कोरोना इलाज का कोई इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। जब हमारे पास किसी चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट बचाव इज है। बचाव करा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब मेंटेन करा जाए, चीज़ों को साफ रखा जाए, सैनिटाइज करके यूज़ करा जाए। नॉर्मल हम देखेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन में इसकी मोर्टेलिटी रेट जो जान जाने का खतरा 3 से 4% रहा है। कैंसर पेशेंट्स में यह खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज कैंसर पेशेंट्स दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यून सिस्टम वीक रहता है बिकॉज ऑफ डिजीज एंड बिकॉज ऑफ मेडिसिन जो उनको कीमोथेरेपी चल रही होती है उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को यह इन्फेक्शन काफ़ी हद तक जानलेवा हो सकता है। ऐसे में उनको ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शन नहीं हो। इन्फेक्शन हो जाता है तो आसपास अपने डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर उसमें डिसाइड करें कि आपके आगे कीमोथेरेपी जो भी कुछ मेडिसिन ओरल है, इंटरनल जा रही है, वो कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी है, इन्फेक्शन को कैसे और वो है बिकॉज ट्रीटमेंट हम देखेंगे अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो जान जाने का खतरा पूरा पूरा है। तो बचाव करा जाए। नॉर्मल आदमी को जितना केयर लेने की ज़रूरत है कैंसर पेशेंट्स को उससे कई गुना ज़्यादा अपनी केयर रखने की ज़रूरत है कि इन्फेक्शन कैसे भी करके अवॉइड नहीं करना है। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा हम सभी को बताया ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। मैं अब अपने दर्शकों के सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हमारा पहला सवाल है सर, क्या आर ऑल लम्स आर कैंसरस? क्या जो भी गठानें हमें शरीर में दिखाई देती है, क्या ज़रूरी है कि वो सभी कैंसर की ही हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यूजुअली हम देखेंगे जैसे हमारे गले में गांठ हो रही है, जी सर। मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फेक्शन। बिल्कुल। कैंसर हमेशा अनकॉमन कॉजेज में आएगा। कॉमन कॉज इज ट्यूबरकुलोसिस। जी सर। इंडिया के अंदर जो हम देखते हैं गांठों का सबसे मुख्य तौर पे कारण देखा जाता है इन्फेक्शन, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस सबसे टॉप मोस्ट कारण जी सर। माना जाता है। फिर कुछ तरह के और इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन के अलावा कुछ कनेक्टिव डिसऑर्डर, सार्कोइडोसिस, काफ़ी सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, बट कैंसर को हम बाद में रखते हैं। मैंने आपको बताया जैसे गांठ है उसके साथ क्या सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, ट्यूबरकुलोसिस में कॉमन होते हैं, बाकी में भी है, पर आदमी को उसमें अपने मोटिवेशन रखना है कि हमको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। डॉक्टर उसमें डिसाइड करेंगे वो फिर गांठ की हम साइंस में जैसे डिस्कस करते हैं, जी सर। गांठ की कंसिस्टेंसी कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसकी फीलिंग कैसी है, वो सब चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बट अगर गांठ है तो कॉमनली हम उसको कैंसर में नहीं रखेंगे, बट इन्फेक्शन टॉप मोस्ट पे रहेगा और उसकी और जांच फिर डॉक्टर करेंगे। डिसाइड करेंगे कि गांठ किस बिल्कुल तरह सर। की है। पर हम उसको नज़रअंदाज नेगलेक्ट नहीं करें जी सर। कि गांठ है, सिंपल है, इन्फेक्शन होते हैं, सही हो जाएंगी, उस तरह से नहीं लें उसको, सीरियसली लें। बिकॉज अगर हम देखेंगे इन्फेक्शन भी है, जल्दी टीबी ही मान लें हम, जल्दी है, जल्दी इसको डायग्नोस करेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल। रेजिस्टेंस कम डेवलप होगा और हम जल्दी सही होंगे। वैसे ही कैंसर जल्दी डायग्नोस होगा, जल्दी उसका इलाज होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगी, हम सही हो जाएंगे। अर्ली स्टेज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग क्योर। ठीक है। हमारा अगला सवाल जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ सर, इसमें पूछ रहे हैं कि जैसे किसी पेशेंट को अगर ALL हो गया है या ल्यूकीमिया हो गया है, तो क्या इसके साथ हमें और कैंसर हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हमें क्या देख रेख रखनी चाहिए? ALL हो गया है या कुछ है ड्यूअल मैलिग्नेंसी जैसे आप बोल रहे हैं, ऑलरेडी कैंसर है, ऐसे में दूसरा कैंसर होना इतना कॉमन नहीं है। जैसे हम बोलेंगे AML अगर किसी को हो रहा है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, जी सर। पेशेंट अगर किसी तरह की और कैंसर में कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर में कुछ कीमोथेरेपी ली जा रही है, जी उस ऐसे केसेस में कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट्स बोन मैरो को टॉक्सिक रहते हैं और अच्छा। वो मैरो के अंदर डिस्प्लेजिया करके जी। माइलोडिस्ट्रॉफिक सिंड्रोम बना सकते हैं या सेकेंडरी AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया बना सकते हैं। बट ऑलरेडी एक कैंसर है AML और ALL, उसके अंदर दूसरे सेकंड मैलिग्नेंसीज दे कैन हैपन बट इज नॉट दैट कैन। जैसे आप देखेंगे AML पेशेंट को दूसरा कोलन कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, देयर इज अ ड्यूअल मैलिग्नेंसी। इतना कॉमन नहीं है, पर पर इसकी दो कुछ तरह की संभावनाएं बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल दर्शक का है सर, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया? बहुत अच्छा सवाल है। CML के लिए आज के 21st सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काम हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा, CML हम क्रोनिक फेज, एक्सीलेंट फेज और ब्लास्ट फेजेस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं। CML अगर फर्स्ट स्टेज में पाया जा रहा है तो प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा रहता है। फर्स्ट स्टेज में भी हम उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम से, सोकल, यूटोस, अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम से उसको डिवाइड करते हैं, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बट मैं कहना चाहूँगा क्रोनिक फेज है, लो रिस्क है, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है। दवा जैसे है सिंपल, अब मैंने आपको बताया कुछ तरह की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर अवेलेबल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट इज कॉम्प्लायंस, कि दवा टाइम पे बराबर खाया जाए और फॉलो फॉलो बराबर रखा regularly जाए। करते मोस्ट रहे। कॉमन जो मैं कह सकता हूँ मैं प्रैक्टिस के अंदर, CML इट इज अ पोटेंशियली क्योरेबल डिजीज, Yes. बट इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे डोंट टेक देयर मेडिसिन, वो दवा नहीं खाते हैं, कॉम्प्लायंस इज वेरी वेरी पुअर। जहाँ बीमारी मैं कहूँगा 95% पेशेंट्स के ऊपर सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योर रेट रहना चाहिए, वहाँ मोर देन 50% पेशेंट दे डाई ओनली जस्ट बिकॉज दे डोंट टेक देयर मेडिसिन, मेडिसिन नहीं खाते हैं। वंस सिम्टम्स कंट्रोल हो गए, 1 साल तक मेडिसिन खाई, सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल हो गए, नो स्प्लीन, किस तरह की कोई पेट में सूजन नहीं है, काउंट्स नॉर्मल हो गए हैं, उनका मॉलिक्यूलर मार्कर्स BCR बिल नॉर्मल आ गया है, दे थिंक कि हमारा बिल्कुल सही हो चुके हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जाते हैं, झाड़ा फूंक में चक्कर में रखते हैं, दे डोंट टेक देयर मेडिसिन, रिलैप्स होता है, सेकंड स्टेज फाइनल स्टेज में आ जाता है एंड दे डाई ऑफ दिस। सो वी हैव गुड मेडिसिन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टायरोसिन इनहिबिटर, अगर वो कुछ समय तक 5 साल 8 साल अलग अलग गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाता है, वो बराबर टाइम तक उस मेडिसिन को लेते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मार्कर्स कंट्रोल रहते हैं, सो दे कैन बी पोटेंशियली क्योर ऑफ दिस डिजीज, दैट इज ट्रीटमेंट फ्री रिमिशन। आगे उनकी दवा पूर्णतः, कुछ पेशेंट्स की दवा बंद भी की जा सकती है आगे। तो आज के टाइम में CML के लिए हम दवा बंद करने का सोच सकते हैं, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ, बट दिस इज नॉट फॉर patient decision, this is doctor's decision, doctor has to take this decision,
देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ दिस, और पेशेंट्स को हम हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे सीएमएल के बारे में सर ने बताया है कि अगर कोई आपको ऐसी बीमारी होती है तो दवाई समय पे लेना और समय पे चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सर, हमारा अगला सवाल आपके ही किसी पेशेंट का है। इन्होंने लिखा है, सर आई एम ML अग्रवाल, अंडर योर ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 3 years. राइट नाउ आई एम फाइन except having very much pain in my lower limbs. Due to this problem, I am unable to walk. What is the possible treatment so that my life may become comfortable to some extent? He might have forgotten to mention the disease he is suffering from. सो डिजीज के सिम्टम्स हमको ये देखना है, दर्द डिजीज की वजह से है, प्राइमरी बेसिक कॉज जो है ये डिजीज का है, या और दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर कॉज से हम माने पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा अगर है किसी जी को, सर, मायलोमा की वजह से पेन हो सकता है, बिल्कुल। बोन जॉइंट प्रॉब्लम्स की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, उसकी वजह से पेन हो सकता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, कॉज के हिसाब से उसको हम ट्रीटमेंट करें तो बेहतर रहेगा। जी So सर, this can be a combined modality approach of different faculties of doctor. So what is the cause? cause, yes. And उसके हिसाब से we can direct the treatment accordingly. जी सर। हमारा अगला सवाल है सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब तक स्टार्ट होगा सर, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में? इसके लिए कुछ टाइम में ही ऐसा अस्पताल मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट दे आर प्लानिंग फॉर स्टार्टिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन नियर फ्यूचर। जी, धन्यवाद सर। सर, हमारा अगला सवाल है, सर टेल अस अबाउट APML और AML-M3। AML-M3 आई थिंक हमारे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा जी बिल्कुल नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल है और ये बहुत ही साइंटिफिक डिस्कशन हुआ है, एंड आई हैप्पी फॉर दैट। यस, AML-M3 AML काफ़ी तरह के टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, M0 से M6 तक इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें AML-M3 टाइप एक डिफरेंट टाइप है अपार्ट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ AML। ट्रीटमेंट वाइज हम देखेंगे, बाकी सब AML का अलग ट्रीटमेंट रहेगा, AML-M3 का ट्रीटमेंट इट इज एंटायरली डिफरेंट। प्रोग्नोसिस वाइज इट इज एक्सीलेंट फॉर AML-M3। Patients of AML-M3 prognosis is more than 80-90%. They are cured for life. As compared to other type of AML, prognosis is not that good. So AML-M3 के लिए अच्छा ट्रीटमेंट है, बट शुरू का टाइम उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल रहता है। इन्फेक्शंस, कोगुलोपैथी, DIC, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर वो टाइम उनका निकल जाता है तो देन more than 80-90% of the patient they are cured of AML-M3. जी सर, So I can say it is the best among acute myeloid leukemia and best among all leukemias. Leukemias, Their prognosis is very excellent. Good. जी जी, थैंक यू सर। सर, हमारा अगला सवाल है, ALL का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, 5 साल का टाइम पीरियड निकल गया है, अब आगे दोबारा क्या ये हो सकता है? हम देखते हैं जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया में या किसी भी तरह के कैंसर में जितना कीमोथेरेपी बंद होने के टाइम के बाद रिलैप्स रेट ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप एक मेडिसिन है, कैंसर ख़त्म हुआ है या दवा है, उसके बाद आने का चांस ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे अंतराल बढ़ता जाता है हमको रिलैप्स रेट जो है कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलैप्स दे डिक्रीज और फर्दर ईयर। सो 5 साल निकल चुके हैं, रिलैप्स रेट चांस काफ़ी कम हो जाता है, बट केसेस हैव बीन सीन आफ्टर 10-15 ईयर्स ऑल्सो, बट हम ये क्या अश्योर कर सकते हैं कि रिलैप्स रेट धीरे धीरे ओवर द सक्सीडिंग ईयर्स काफ़ी कम हो जाती है। जी सर, जी सर। मैं दर्शकों की तरफ से सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू कि आज आपने ब्लड कैंसर के जितने भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या लक्षण होते हैं, इसके रिलेटेड क्या मिथ है, जो कि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, और आप इतने सालों से सर ब्लड कैंसर का इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों से इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए कोई एक टेक होम मैसेज प्लीज़ बताइए। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि कैंसर को लाइटली नहीं लें, ये नहीं सोचें कि बीमारी छेड़ने से कुछ फैल जाएगा, इलाज नहीं लें, ऊपर की हवा है, ऐसा नहीं सोचें। इलाज ज़रूर लें कैंसर का। फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, बट कैंसर इज क्योरेबल। We should treat cancer at early stage, early diagnosis,
अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी तो सर। हमेशा प्रिवेंशन करा जाए कि हर चीज़ का। तो मेरे लिए इतना ही कहना है कि कैंसर को नज़रअंदाज नहीं करें, जी सर। और आज के कोरोना वाले टाइम में स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जी सर। थैंक यू सर एक सवाल हमारे अच्छा। दर्शक का बच गया है। ओके दर्शक का इनका नाम है ब्रजेश अग्रवाल। ओके इन्होंने लिखा है, सर आई एम हैविंग आर्थराइटिस, आई एम अ Okay. पेशेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा इंटरनेशनल स्टेज 2 विद अमाइलोडोसिस। ओके उसके बाद इन्होंने खाली अपना नाम लिखा है एम एल अग्रवाल। आई थिंक इनका सवाल शायद पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है इनका दर्द से रिलेटेड ही आगे सवाल रहा होगा कि जो अर्थराइटिस का पेन है साथ में मल्टीपल माइलोमा का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिल्कुल सर। So, if disease is controlled, we can go for knee replacement, transplant. It also depends कि माइलोमा अगर ये ट्रांसप्लांट की एज के हैं तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जी सर। जी सर। एंड देन वी कैन थिंक ऑफ फर्दर नी रिप्लेसमेंट। अब ट्रांसप्लांट की एज है नहीं है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। जी सर। और फर्दर डिजीज कंट्रोल है, वेदर वी कैन गो फॉर नी रिप्लेसमेंट और वो देखा जा सकता है। बिल्कुल। डिजीज अगर कंट्रोल नहीं है तो डिजीज के लिए ट्रीटमेंट को अपग्रेड किया जा सकता जी है। सर। जी सर। ठीक है सर। एक सवाल और है सर। बिल्कुल। इनमें लिखा है, सर मेरी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, उनके लंग्स में पानी भर गया है सर, अब 1.5 साल हो चुके हैं उनके ऑपरेशन को। तो इनका सवाल थोड़ा अधूरा सा है। आई थिंक अगर ब्रेस्ट कैंसर है देन दे शुड कॉन्टैक्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। बिल्कुल। बिकॉज मैं ब्लड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं, उसमें ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आपने दर्शकों को बहुत बताया ब्लड कैंसर के बारे में, एंड थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नमस्कार। नमस्कार।